नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका तो पता चलेगा ही चलेगा, और उस तरीके के साथ साथ कैसे हम एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड अप्रोच करते हैं, कैसे उसको दिमाग में मेमोराइज करते हैं, कैसे वहां से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ये सब कुछ आपको इस डेमो लेक्चर में मिलेगा। सो बेसिकली ये जो डेमो लेक्चर मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये डेमो लेक्चर हमारे एनसीईआरटी वाले कोर्स का ही एक लेक्चर है। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा, अप्रॉक्स 1 घंटे का लेक्चर है, और एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका, क्वेश्चन कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आएगी। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि हमारे एनसीईआरटी वाले कोर्स में ये लेक्चर नंबर 73 या 74 के आसपास का है, जहां पर हम लोग अपनी 6th क्लास की 6 किताबें कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, और 7th क्लास की भी 3 किताबें हम ऑलरेडी, टोटल 7 बुक्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी 8वीं किताब जो है चल रही है, जो कि क्लास 7th की हिस्ट्री की जो है बेसिकली किताब है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो एमपीपीएससी या दूसरे किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ओवरऑल कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जनरल स्टडीज का पोर्शन आता है, तो ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए लाजमी सी बात है कि एनसीईआरटी तो आपको डेफिनेटली पढ़नी तो पड़ेगी ही। तो आप हमारे इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं डेफिनेटली, जहां पर 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की सारी एनसीईआरटी जो है उसमें ऑलरेडी शामिल है। लेक्चर्स लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, आपकी पूरी इच्छा है। लेकिन इस डेमो लेक्चर को जितना आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे, उतना अच्छा आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी की समरी पढ़ोगे आप तो कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ही ये एनसीईआरटी का पूरा कोर्स क्रिएटेड है। तो इस डेमो लेक्चर को आप देखिए, आराम से जज करिए कैसा क्या उसमें जो है पढ़ाया जाता है, कैसे आपको पढ़ना है। और फिर कमेंट सेक्शन में ऐप को डाउनलोड करने की लिंक हमेशा की तरह मौजूद रहेगी। ऐप को डाउनलोड करिए, जो कोर्स आपको चाहिए उसको ज्वाइन करिए, और अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स कंटिन्यू दिस डेमो लेक्चर। तो अब आपको मेरा एनसीईआरटी वाला पेज दिखाई देगा। जैसे कि याद होगा कि लास्ट लेक्चर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने अपनी ये हिस्ट्री वाली जो 7th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, इसमें सेकंड वाला टॉपिक जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और काफी बड़ा चैप्टर है सेकंड वाला चैप्टर अपने आप में, और बहुत सारे फैक्ट से भरपूर है। काफी सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। टाइटल था चैप्टर का कि राजा और उनके राज्य, किंग एंड देयर किंगडम। तो काफी सारे किंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उनके राज्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे क्या वो लोग टैक्स वगैरह लगाते थे, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और आज एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन इसमें स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप गौर से देखें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अ क्लोजर लुक द चोलाज, यानी कि चोल राज्य नजदीक से एक नजर। चोल की जब भी बात होती है ना, तो उसके साथ दो और चिपक के नाम आ जाते हैं, चोल, चेर, पांड्य, है ना, आप सभी ने सुने हैं। और हमेशा का, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, एक टारगेट हमेशा एग्जाम बनाने वाले का रहता है, कोई सा भी पीएससी हो, कि वो साउथ इंडिया को जब भी टारगेट करता है तो चोल, चेर या पांड्य में से कहीं ना कुछ फंसता है। और इन तीनों में से सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो चोलों का था। और रिसेंटली जो है पोनियन सेल्वन करके मूवीज भी बनी है, पोनियन सेल्वन, PS1, PS2, पूरी मूवीज भी बनी है, पूरा चोला किंगडम के ऊपर है। आप सभी को भी जरूर देखनी चाहिए, खासतौर पे सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर देखना चाहिए। ये तंजावुर, उरैयूर, जितने भी नाम आपके सामने लिखे हैं, इन सबकी चर्चा जो है उसमें हुई है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहानी जो है लिखी हुई है यहाँ पर। तो लिखता है कि उरैयूर से तंजावुर। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम जो है याद रखने हैं कि कभी भी आपके सामने उरैयूर नाम अगर आ जाए, तो उरैयूर नाम अगर आ रहा है या तंजावुर नाम अगर आ रहा है, तो सीधा सा आपको आइडिया लगा लेना है कि चोलों की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो पूछते हैं कि ये जो चोल हैं, ये इतनी सत्ता में कैसे आ गए। तो आइए रीडिंग करते चलते हैं, वर्ड टू वर्ड, और समझते चलते हैं। अ माइनर चीफ फैमिली नोन एज अ माइनर चीफ फैमिली नोन एज मुत्तरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो कावेरी डेल्टा का जो इलाका था, मतलब कावेरी नदी जहां पर डेल्टा बनाती थी,
डेल्टा अक्सर कहाँ बनता है? समुद्र के किनारे बनता है। तो कावेरी नदी समुद्र के किनारे जहां पर डेल्टा बनाती थी, वहां पर मुट्टरियर नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया का जो परिवार था, उसकी सत्ता चल रही थी, मतलब इस पूरे इलाके में। तो एक नाम हमको मिल गया कि मुत्तरियर परिवार, है ना, मुत्तरियर नाम से एक परिवार चल रहा था, उनकी सत्ता चल रही थी इस पूरे इलाके में। देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। और ये जो मुत्तरियर नाम का जो परिवार था, जो एक छोटे से इलाके में अपनी राजा मतलब अपना जो अपनी सत्ता को चला रहा था, तो ये मुत्तरियर परिवार किसके अधीन आते थे, किसके अंडर में आते थे? तो ये मुत्तरियर परिवार जो है वो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके अंतर्गत में आते थे। विजय आल्य, हु बिलोंग्ड टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरायूर, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरियर इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी कि क्या कहा गया कि उरायूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, मतलब यहां पर जिस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, वो उस व्यक्ति का नाम क्या है? विजयालय। और विजयालय जो है ये भी एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखता था, विजयालय नाम का व्यक्ति, जो परिवार जो है चोलों का परिवार था, और उरैयूर में ये लोग जो है रहते थे। तो इस विजयालय ने क्या किया? इस विजयालय ने जो कावेरी डेल्टा वाला इलाका था ना, जहां पर मुत्तरियर परिवार राज करता था, उस इलाके को जो है इसने जीत लिया, उसको कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और अब वो कावेरी डेल्टा जो एक टाइम पर मुत्तरियर परिवार के अंडर में आता था, अब वो कावेरी डेल्टा का इलाका अब किसके अंडर में आने लगा? उरायूर के चोलों के अंडर में आने लगा। और ये पूरा कारनामा चोलों की तरफ से किसने किया? तो ये पूरा कारनामा चोलों की तरफ से विजयालय नाम के एक व्यक्ति ने किया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ सूदिनी देयर। यानी कि क्या कहा कि जो कावेरी डेल्टा का इलाका इस विजयालय नाम के व्यक्ति ने जो अपने अंडर में किया था, तो उस इलाके में इसने पहली बार तो एक शहर बसाया, और शहर का नाम इसने क्या रखा? तंजावुर रखा। और उसी इलाके में इसने एक देवी का मंदिर भी बनाया, निशुंभ सूदिनी। अब देखो यहां से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये मुत्तरियर परिवार का प्रश्न बन रहा है कि मुत्तरियर परिवार कौन था, 3 मार्क्स का प्रश्न यहां से बन गया। एक प्रश्न यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का ये बन रहा है कि मुत्तरियर परिवार जो है कौन से इलाके में राज करता था, तो कावेरी डेल्टा के इलाके में राज करता था। एक प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि जो मुत्तरियर परिवार कावेरी डेल्टा में जो राज करता था, वो कौन से राजाओं के अंडर में आते थे, तो वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अंडर में आते थे। एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि चोलों की तरफ से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कावेरी डेल्टा मुत्तरियर परिवार से छीन के अपने अंडर में कर लिया, तो चोलों की तरफ से उस व्यक्ति का नाम था विजयालय। ठीक है। एक प्रश्न यहां पर यह बन रहा है कि तंजावुर शहर किसने बसाया, तो तंजावुर शहर जो है विजयालय ने बसाया। तो विजयालय का एक जरा सा पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन क्वेश्चन की बारिश देखो कितनी है। तो तंजावुर का शहर किसने बसाया, तो विजयालय ने बसाया। और ये अब सिंपल सा इतना लिख के आ जाएगा। आप सोचो, आपके सामने केवल मेंस में 3 मार्क्स में केवल इतना शब्द लिखा हो, निशुंभ सूदनी। अब भैया इस शब्द सुन के बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएं कि क्या है निशुंभ सूदनी, कहां से आ गया ये क्वेश्चन। तो निशुंभ सूदनी एक देवी का मंदिर है जिसे विजयालय नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। कहां पर? तंजावुर शहर में बनवाया था। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। और विजयालय खुद कहां से आया था, तो विजयालय खुद तो उरैयूर से आया था, है ना। अब देखो यहां पर एक बार ये वाला मैप देखो, आप ये वाला आप मैप यहां पर देखें तो इस मैप से भी आपको काफी कुछ जो है क्लियर होगा। आपको यहाँ पर तंजावुर देखने को मिल रहा है, तंजावुर आपको देखने को मिल रहा होगा, आई होप। तो तंजावुर ये वही है तंजावुर जिसको किसने बसाया, तो जिसको बसाया था विजयालय ने। और यहाँ पर आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कि इधर लिखा हुआ है उरैयूर। और ये पूरा जो इलाका है ना, ये मैं थोड़ा सा और इसको जूम करूंगा आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सा हम और जूम करते हैं और आपको क्लैरिटी देता हूं, दिखाऊंगा बाकायदा कि यहाँ पर घटना जो है क्या घट रही है। अब आई गेस कि आपको खूब अच्छा खासा जूम हो गया होगा। अब आप देखो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी,
ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ पर जो है एक डेल्टा क्रिएट हो रहा है। डेल्टा है ना, क्या हिंदी में भी डेल्टा कहते हैं, अंग्रेजी में भी डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कैसे क्रिएट होता है? डेल्टा ऐसे क्रिएट होता है कि जब नदी आती है और समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो अपने साथ काफी सारा अवसाद वगैरह लेके आती है, सेडिमेंट लाती है। तो समुद्र किनारे उस अवसाद को, सेडिमेंट को जमा कर देती है, जिसके फलस्वरूप जो है डेल्टा का निर्माण हो जाता है। डेल्टा किस आकार का बना है उसी के नाम से डेल्टा का नाम भी पड़ता है कि उसका उसका आकार कहीं पक्षी के पैर जैसा तो नहीं है, तो उसको बर्ड फुट डेल्टा कह देते हैं, इस प्रकार से। तो ये उरायूर से कौन आए थे? उरायूर से विजयालय नाम का व्यक्ति आया था और इसने ये कावेरी डेल्टा के आसपास का इलाका कब्जा में लिया था और यहाँ पर उसने थंजावुर को बसा दिया था। तो आई होप कि ये मैप आपको बहुत कुछ जानकारी जो है देगा। तो ये पूरा चोलों का इलाका था। आप देखें कि कितना बड़ा इलाका है। चोल खूब अच्छे खासे पूरे साउथ इंडिया को चोलों ने जो है कैप्चर कर लिया था। तो अब मैं इसके साइज को नॉर्मल कर देता हूं जिस साइज पर हम लोग जो है इसको पढ़ रहे थे, और वापस जो है अब हम इसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। बिकॉज जब हम साउथ इंडिया में प्रवेश करते हैं ना, तो नाम क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं डिफिकल्ट। तो अगर मैं केवल एक बार रीडिंग करके आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या नाम पढ़ा दिए। तो मुझे 2 बार तो रीडिंग करनी पड़ेगी और तीसरी बार में आपको ये बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या देखते हैं? द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय। सक्सेसर ऑफ विजयालय मतलब जो विजयालय नाम का व्यक्ति था जिसने तंजावुर बसाया था, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, मतलब उसके बाद जितने भी लोग आए, उसके बच्चे वगैरह, तो उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने आसपास के इलाकों को जो है अपने कब्जे में करना शुरू किया और इस तरीके से जो उनका साम्राज्य था, जो उनका किंगडम था, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, वो दोनों तरफ से बढ़ता गया। द पांड्य द पांड्य एंड पल्लव टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। यानी कि क्या कहा गया कि उस जमाने में जो पांड्य लोग थे और जो पल्लव लोग थे, उनके जितने भी इलाके थे ना, चाहे साउथ वाली साइड में हो चाहे नॉर्थ वाली साइड में हो, उन सभी के इलाकों को चोल लोगों ने अपने अंडर में मिला लिया। उसके बाद देखो, राजा राज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अभी आपको विजयालय के अलावा इसमें एक और नाम देखने को मिला जिसका नाम क्या था? राज राज प्रथम। राज राज प्रथम, जो चोल शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। और जो राजा कब बना था, वो कौन से साल में बना था? तो 985। आप सोचो कितनी जमाने पहले की बात हो रही है। आज 2024 चल रहा है और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000-1200 साल पुरानी तो है दोस्तों बातें हो रही हैं। तो 985 में जो है वो राजा बना था एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। यानी कि क्या कहते हैं कि चोलों का जब राजा राज वन बना तो उसने काफी सारे इलाकों को अपने अंडर में कर लिया और साथ ही साथ उसने अपने पूरे साम्राज्य को रीऑर्गेनाइज किया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। यानी कि उसके पास जितने भी क्षेत्र थे उनका नियंत्रण अच्छी तरीके से किया, पूरा मैनेजमेंट उसने संभाला। फिर राजा राज का एक बेटा भी था जिसका नाम था राजेंद्र वन। राजा राज, अब राजा राज कब तक करेगा, उसने अपना काम पूरा संभाल लिया, तो उसका एक बेटा भी था राजेंद्र वन। तो उसने भी अपने पिताजी की जो भी उनकी जो पॉलिसीज थी, मतलब राजेंद्र, अब देखो राजा राज का बेटा क्या कहलाएगा? राजा राज वन का बेटा क्या कहलाएगा? राजेंद्र वन, ठीक है ना। तो उसने अपने पिताजी की नीतियों को जारी रखा, पॉलिसीज को फॉलो किया और देखो गंगा घाटी तक पहुंच गया। गंगा घाटी तक पहुंच गया। ये लोग रहते थे साउथ में, तमिलनाडु वाली साइड में, ठीक है ना, तमिलनाडु वाली साइड में रहते थे चोला वाले लोग। और ये कहां तक पहुंच गए? ऊपर नॉर्थ तक, गंगा घाटी तक पहुंच गए और वहां तक के इलाके को कैप्चर करना इन्होंने चालू कर दिया। और साथ ही साथ श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, श्रीलंका को भी इन्होंने अपने इलाके में ले लिया। और इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि
कि दक्षिण पूर्वी एशिया समझ रहे हो, मतलब ये मैप फॉलो करो और भारत आप छोड़ दो। भारत छोड़ने के बाद इधर जो लोग जाते हैं इंडोनेशिया वगैरह, बाली वगैरह आजकल जो घूमने जाते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल विदेश हो गए। तो इन्होंने क्या किया, चोल लोगों के पास एक नंबर की नेवी थी, एक नंबर की इनके पास जल सेना, नौसेना थी। तो इन्होंने इतनी शानदार नेवी बनाई कि इन्होंने इंडिया तो छोड़ो, श्रीलंका तो छोड़ो, दक्षिण पूर्वी देश यानी कि साउथ ईस्ट में जो देश आते हैं, इंडोनेशिया वाली साइड जो आती है, उसको भी इन्होंने जो है अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। तो आप पावर देखो, पावर कितनी खतरनाक पावर इन्होंने डेवलप करी। तो इस पैराग्राफ से हमारे प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं कि जो विजयालय था, विजयालय के बाद जो उसके सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को अपने अंडर में ले लिया, तो पांड्य वालों को भी ले लिया, पल्लव वालों को भी ले लिया, है ना। और चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन बना, तो राजा राजवन बना। राजा राजवन कौन से जमाने का है, तो सन 985 का है। राजा राजवन का बेटा कौन था, राजेंद्र वन। राजेंद्र वन ने कहां कहां तक अपना पूरा पैर फंसा ले पूरे अच्छी तरीके से, तो गंगा घाटी ईस्ट नॉर्थ तक फैला लिए, श्रीलंका को भी अपने अंडर में कर लिया और बढ़िया नौसेना बनाई, नेवी बनाई। और दूसरे जो विदेश थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थे, दक्षिण पूर्वी देश जो थे, उनको भी अपने अंडर में करने के लिए ये चल पड़े। ठीक है, क्या मजेदार तरीके से 7th क्लास की एनसीईआरटी ने मात्र 2 पैराग्राफ के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ओनली 2 पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कंप्लीट चोलों को जो है बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या कहानी है वो भी हम देख लेते हैं। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, यानी कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, मतलब एक से एक भव्य मंदिर इन्होंने बनाए और कांस्य मूर्ति कला जो है इन लोगों ने बनाई। ठीक है, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम। आप नाम देखो, नाम है ना, यहां पर इन्होंने 2 जगह के नाम बताए हैं, 2 जगह के इन्होंने नाम बताए हैं। और ये इन दोनों जगह पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे किसने, राजा राज और उनके पुत्र राजेंद्र ने। ठीक है, तो दोनों जगहों के नाम हम याद करेंगे। एक जगह का नाम तो तंजावुर है, याद रखना बड़ा ही सिंपल है, और दूसरे जगह का नाम क्या है, गंगई कोंड चोलपुरम। तो गंगई कोंड चोलपुरम और तंजावुर, ये दोनों दो दो मतलब जगह के नाम बताए हैं। और इन इलाकों पर राजा राज और उनके सुपुत्र राजेंद्र दोनों ने मिलकर बड़े बड़े मंदिर जो है यहाँ पर बनवाए थे, और एक से एक जो है स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला भी जो है उन्होंने यहाँ पर बनवाई थी। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने एक फोटो दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आइए हम पढ़ लेते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम का जो मंदिर है जो उस जमाने में बनवाया था, वो आज भी हमको यहाँ पर उसकी एक फोटो देखने को मिल रही है ना। Notice the way in which the roof tapers. Also look at the elaborate stone sculpture used to decorate the outer wall. मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप देखो तो इसकी छत पर नजर रखना, है ना, और छत पर नजर रखने के साथ साथ बाहर की दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं। हालांकि इस चित्र में उतनी क्लियर वो प्रतिमाएं नहीं नजर आएंगी, लेकिन उस जमाने का आज भी आपको ये तस्वीर देखने को मिल रही है। तो आप पहले तो ये समझ जाओ कि कितनी मजबूती से जो है इसको बनाया गया होगा। और मैंने आपको इसी चैप्टर में पहले भी एक चीज बताई थी कि राजा लोग बड़े बड़े मंदिर वगैरह क्यों बनवाते थे। तो 2 कारणवश बनवाते थे। पहली बात तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी धन दौलत दिखाने के लिए, और मंदिरों में काफी सारा पैसा भी जो है रखा जाता था, चाहे अब वो चढ़ावे के नाम पर आए या कैसे भी आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम और देखते हैं और क्या क्या लिखा है। चोल टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम, यानी कि क्या कहा गया
कि जो चोल मंदिर ये बनाए जाते थे ना, तो इनके आसपास कई सारी जो है बस्तियां बस गई थी। मतलब जहां चोल मंदिर बनता उसके आसपास कोई ना कोई बसावट हो जाती। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चोल मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसी भी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, बिल्कुल वैसा काम कर रहा था कि जहां चोलों ने मंदिर बनवाया उसके आसपास नगर बस गए, बस्तियां बन गई। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि मंदिर के आसपास जो भी बस्तियां बनती थीं, तो ये बस्तियां अक्सर जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र होते थे। बिकॉज मंदिर के आसपास जो भी बस रहा है तो वहां पर ज्यादातर शिल्पकार रहते थे, मतलब मूर्तियां वगैरह बनाने वाले लोग रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद और क्या कह रहे हैं, टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर। क्या कहा गया कि ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मतलब इन मंदिरों के लिए और इन मंदिरों के आसपास कई सारे राजाओं ने रहने करने के लिए जमीनें दे दी थी। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। यानी कि क्या कहा गया कि अलग अलग राजाओं ने जितनी भी जमीनें दी थी ना मंदिर के पास, और उस जमीन से जो भी उपज होती थी, जो भी खेती वगैरह होती थी, है ना, तो उसको बेच के जितना भी पैसा आता था, तो उस पैसे से मंदिर के आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं या मंदिर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी का खर्चा पूरा किया जाता था। जैसे कि पुरोहित होता था, यानी कि प्रीस्ट होता था। उसके बाद मालाकार यानी कि गार्लैंड मेकर, मतलब माला बनाने वाला। कुक होता था, बावर्ची होता था, स्वीपर्स होते थे, संगीतकार होते थे, है ना। तो इन सभी लोगों के खर्चे भी तो निकालने हैं। जब इतने बड़े बड़े मंदिर मेंटेन करोगे तो लोगों की आवश्यकता तो लगेगी, और इतने सारे लोगों के आपको खर्चे निकालने हैं तो उसके लिए कमाई का साधन भी होना चाहिए। तो मंदिर के आसपास जितनी भी जमीन पे जो भी खेती बाड़ी होती थी उसको बेच करके जो पैसा आता था इन लोगों का उससे काम करवाया जाता था। ठीक है, इनका खर्चा निकालता था। In other words, temples were not only places of worship, they were the centers of economic, social and cultural life। क्या कहा गया कि भैया ये मत समझना कि मंदिर जो बना रहे थे चोल लोग ये केवल पूजा के लिए था या आराधना के लिए था, बल्कि इन मंदिरों से तो लोगों को आर्थिक सहायता भी मिल रही थी। बिकॉज जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको रोजगार मिलता था, बदले में पैसा मिलता था। साथ ही साथ इनके आसपास बस्तियां बन रही थी तो सामाजिक स्थापना भी हो रही थी। साथ ही साथ साथ यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियां भी पनप रही थी, तो सांस्कृतिक जीवन का भी ये केंद्र बन चुके थे। तो मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं, मंदिर एक पूरी, अब जैसे कि अयोध्या मंदिर के लिए जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो अयोध्या मंदिर के लिए क्या कहते हैं कि भैया इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना सारा पैसा जा रहा है, इतने में तो क्या कुछ नहीं हो जाता। तो भाई जब अयोध्या मंदिर बनेगा तो वो केवल पूजा के लिए नहीं रह गया, उस पूरे मंदिर की वजह से इतना पर्यटन जो है जनरेट होगा, इतना टूरिज्म जनरेट होगा कि उस मंदिर के आसपास क्या पूरे अयोध्या के अंदर इतना गजब बिजनेस मेंटेन हो जाएगा, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा कि भैया क्या तो कहने वहां पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि अमंगस्ट द क्राफ्ट associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। यानी कि क्या कह रहे हैं कि मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि मंदिरों की जो बाहरी दीवारें हैं उनको सजाने के लिए आपने पत्थर से काफी मूर्तियां बनाई हुई हैं, लेकिन उन सभी मूर्तियों में से जो सबसे खास मूर्तियां होती थी वो कहती थी जो ब्रॉन्ज से बनी होती थी, यानी कि कांस्य से बनी होती थी। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जब भी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ब्रॉन्ज इमेजेस की बात होती है, सबसे बेहतरीन कांस्य प्रतिमाओं की बात होती है, तब उस कैटेगरी में जो चोल हैं वो नंबर 1 माने जाते हैं कि इनसे ज्यादा बेस्ट तो कोई कांस्य प्रतिमाएं बनाता ही नहीं है, ऐसा कह के।
ठीक है। जैसे कि ये नीचे एक फोटो, एक मूर्ति आ रही है। आप देखें इस प्रतिमा को, आप देखें इस पूरे मूर्ति को कि कितनी बारीकी से एक महिला की आकृति इसमें बनाई हुई है, लेकिन कितनी बारीकी से हर एक चीज को यहाँ पर जो है डिजाइन किया गया है। तो जब भी ब्रॉन्ज मूर्तियों की बात होगी, कांस्य प्रतिमाओं की जब भी बात होगी, तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कांस्य प्रतिमाएं, बेस्ट ब्रॉन्ज मूर्तियां कौन बनाता था? तो चोल साम्राज्य के लोग जो है बनाते थे। तो आइए अब हम अगली हेडिंग की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। अगली हेडिंग हमसे क्या कह रही है? अगली हेडिंग बात करती है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की, कृषि और सिंचाई की। मैं तो समझता हूं अगर मेंस में 11 मार्क्स के अंदर अगर ऐसा भी प्रश्न आ गया कि डिस्कस इन डिटेल द किंगडम ऑफ चोलाज, कि चोल साम्राज्य के ऊपर, है ना, बढ़िया तरीके से विस्तार में जो है एक टिप्पणी कीजिए, तो मेरे ख्याल से ये 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इतना पर्याप्त आपको जानकारी दे रहा है कि आपको कहीं कुछ देखने समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्या कहते हैं? मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं कि चोलों की कई उपलब्धियां तो इस पर डिपेंड थी, मतलब इसीलिए हो गई हैं क्योंकि उन्होंने ना कृषि को बहुत जोर दिया था और एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया था, बिकॉज कृषि प्रधान देश रहा है भारत हमेशा से। और कृषि पर जब आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हैं तो लाजमी सी बात है कि अच्छा खासा उत्पादन होता है, उसको बेच के आप अच्छा खासा पैसा भी जो है कमा सकते हैं। और क्या कहते हैं कि जो कावेरी नदी की जो जो भी शाखाएं हैं, into several small channel before emptying into the Bay of Bengal। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी मैंने आपको दिखाया था बाकायदा डेल्टा बनाती है और काफी सारी शाखाओं में जो है बट जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल में कावेरी नदी जब तक गिरती है उससे पहले कई सारी शाखाओं में जो है ये विभाजित हो जाती है। और ये जो दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। और कावेरी नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले उसकी जितनी भी शाखाएं विभाजित हो जाती हैं, तो वो सारी शाखाएं अपने आसपास बहुत सारी फर्टाइल सॉइल को, बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से आसपास कृषि के लिए इतना बेहतरीन जमीन जो है तैयार हो जाती है कि क्या कहने। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो नदियों की जो शाखाएं हैं ये बहुत अच्छी आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है, जो कि खास तौर पे चावल की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है और इसीलिए वहां पर चावल भी इतना ज्यादा जो है होता है। उसके बाद और क्या कहा जा रहा है कि ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यानी कि क्या कह रहे हैं कि माना कि एग्रीकल्चर तमिलनाडु में पहले भी जो है बहुत ज्यादा विकसित था, लेकिन चोलों के टाइम पर इसकी जो मात्रा है कृषि की वो और भी ज्यादा जो है बढ़ गई। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। यानी कि क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि कई इलाकों पर तो जंगलों को साफ किया जाना था, है ना। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरिया, क्योंकि जब आपको इतना ज्यादा उपजाऊ मिट्टी दे रही है नदियां, तो लाजमी सी बात है कि आपको कृषि ज्यादा उत्पादन उसमें करना है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो लाजमी सी बात है कि आपको जंगल तो वहां पर साफ करने ही पड़ेंगे और वहां पर जो जमीनें हैं उनको भी समतल करना पड़ेगा ताकि खेती के हेतु वो उपयोग में आ जाए। और जो डेल्टा वाला रीजन था वहां पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। एम्बैंकमेंट मतलब आप समझते हो, एम्बैंकमेंट को हम हिंदी में कहते हैं तटबंध। तटबंध मतलब जो समुद्र का किनारा होता है हम उसके आसपास उस किनारे पर ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की सी बना देते हैं ताकि जो बाढ़ का पानी है वो अचानक से खेतों में ना आ जाए और सब बर्बाद ना हो जाए। तो एम्बैंकमेंट बनाए गए, तटबंध बनाए गए ताकि बाढ़ के समय सारा का सारा पानी अंदर आके सब कुछ बर्बाद ना कर दे। तो कितनी दिमाग लगा के जो है ये कृषि कर रहे हैं।
इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। यानी कि क्या कह रहे थे कि ऐसा मत समझना कि पूरे जहां तक जो है चोल लोग राज कर रहे थे हर जगह पानी बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध था और उपजाऊ मिट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि कई सारी जगह तो हमको कृत्रिम रूप से सिंचाई करनी पड़ती थी, यानी कि नदी का पानी नेचुरली नहीं पहुंच रहा है या फिर नदी की वजह से जो मॉइस्चर है, जो आर्द्रता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पा रही है, तो हमको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली भी जो है सिंचाई करवानी पड़ती थी। और उसके लिए कई सारे मेथड्स का जो है उपयोग किया जाता था, जैसे कि कई सारी पद्धतियों का उपयोग किया जाता था कि कुछ इलाकों में जो है कुएं खोद दिए जाते थे और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पानी के टैंक बना दिए जाते थे, जहां पर ये देखो लिखा है बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे, है ना। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितना भी इरिगेशन सिंचाई के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होती थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इन्होंने ये देखो नीचे एक आएंगे तो नीचे एक फोटो टाइप की सी बनी हुई है, एक चित्र बना हुआ है। आइए देखते हैं चित्र बेसिकली जो है क्या है। फिगर 5, अ 9th century sluice gate इन तमिलनाडु। नवी शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेटेड द फील्ड। यानी कि क्या कहा गया है कि नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। अच्छा, ये बेसिकली एक चेम्बर टाइप का था, एक ये गेट टाइप का था कि अगर हम इस गेट को, अभी तो ये जो बचा है उतना ही आपको दिख रहा है, कि अगर हम इस गेट को बंद कर देंगे तो जो हमारा नदियों में पानी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर हम इस गेट को खोल देंगे तो नदियों का जो पानी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बहुत मतलब बहुत स्मार्टली, तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है। इसमें तो आपको अंडरग्राउंड काम करना पड़ेगा बहुत तगड़े लेवल का। ये तो बहुत मतलब आप समझ लो कितना दिमाग जो है ये लगाते थे, बिल्कुल गजब लेवल का दिमाग लगाते थे। उसके बाद अब हमको चोलों के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, अब हमको चोलों का साम्राज्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा है। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि प्रशासन किस प्रकार संगठित किया जाता था, तो वो भी हम आइए देख लेते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर became prosperous with the spread of irrigation agriculture। क्या कहा गया, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो पहले तो एक 3 मार्क्स का प्रश्न यहां पर यही बन जाता है या प्रीलिम्स के नजरिए से भी बन जाता है कि चोलों के टाइम पर किसानों की जो बस्तियां थी, जो उनके सेटलमेंट्स थे, उनको हम किस नाम से जानते थे, तो वो नाम क्या था, उर। ठीक है, तो ये जो किसानों की बस्तियां थी ना, और खेती तो एक नंबर चल रही थी, तो जब खेती इतनी अच्छी चल रही थी तो ये किसानों की बस्तियां काफी ज्यादा जो है प्रॉस्परस हो गई थी, समृद्ध हो गई थी हर चीज से। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। क्या कहा गया दोस्तों कि जो किसानों की बस्तियां थीं, जब ये छोटी छोटी बस्तियां होती थी तो उसको कहते थे उर, और जब हम इस तरीके के काफी सारे उर को यानी कि काफी सारी बस्तियों को मिला के गांव बना देते थे पूरा, तो उसको कहते थे नाडू। तो नाडू एक बड़ा शब्द है, उर एक छोटा शब्द है। उर एक छोटे से इलाके में किसानों की बस्तियां हैं, और नाडू का मतलब तात्पर्य कैसा है कि किसानों की कई सारी बस्तियों को मिला के जो पूरा एक समूह बनता है उसको नाडू कहा जाता है। आगे देखते हैं, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। यानी कि क्या कहा गया कि जो वहां पर गांव को मैनेज करने के लिए भी उस टाइम पर, जैसे आज के टाइम पे ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम पर विलेज काउंसिल ग्राम परिषद का कॉन्सेप्ट होता था।
और साथ ही ये नाडू नाम का जो पूरा ग्रुप तैयार हो जाता था कई सारी किसानी बस्तियों का। तो ये लोग केवल मतलब खेती से संबंधित नहीं थे, न्याय दिलाने का काम भी करते थे, ये अपने लोगों को कर वसूलने का काम भी करते थे, क्योंकि कर तो वसूलना पड़ता था, राजा को टैक्स तो भरना ही पड़ता था ऐसा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आज के लेवल पर जो हम बात करते हैं पंचायती राज की, कि कैसे ग्राम पंचायतें बनी और उन्होंने अपने पूरे गांव में अपना शासन शुरू कर दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही हमको पहचान बताता है। बिकॉज जैसे कि आज के टाइम पे गांव होते हैं, गांवों को मिला के जनपद बन जाते हैं, जनपदों को मिला के ब्लॉक बन जाते हैं, ब्लॉकों को मिला के जिला बन जाता है। ऐसे ही बिल्कुल वैसा ही सिस्टम लग रहा है कि छोटे छोटे हैं तो उर हैं, उर को मिला दिए तो नाडु बन गए, और यहाँ पर जो है इनका अपना गवर्नेंस चल रहा है, अपना प्रशासन जो है इनका चल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जो रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडु, यानी कि क्या कहा गया दोस्तों कि इन इलाकों में जो धनी किसान थे, तो वो धनी किसान जो है पूरे नाडु वाले इलाके में अपना ज्यादा अच्छा खासा नियंत्रण जो है चलाया करते हैं। तो उस समय से चलता आ रहा है, जो ज्यादा संपन्न है, जो ज्यादा पैसे वाला है, तो वो उस इलाके में अपना नियंत्रण हमेशा से ज्यादा चलाता आ रहा है, क्योंकि वो राजा के करीब जो है होता था। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, यानी कि क्या कहा गया कि जो चोल राजा थे वो जो अमीर अमीर लोग थे उस जमाने के, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी जमीनें थीं, तो चोल राजा क्या करते थे, ऐसे भूस्वामियों को, ऐसे लैंड ओनर्स को सम्मान में, कि भैया तुम देखो कितनी सारी जमीन लेके बैठे हो और तुम हमको बहुत टैक्स भी भरते हो, तो सम्मान में इनको कई सारे टाइटल्स, कई सारी उपाधियां जो है इनको दे दी जाती थी। जैसे कि एक यहाँ पे लिखी है मोवेंद वेलन, क्या लिखी है, मोवेंद वेलन। तो मोवेंद वेलन क्या होता है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, है ना, कि एक ऐसा किसान जो बेसिकली केवल एक राजा को अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा, बल्कि 3 राजाओं को अपनी जो है सेवाएं दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है ना। और यहाँ पर ये जो वेलन शब्द जो यूज कर रहे हैं, वेलन का मतलब यहाँ पर किसान से है, तो याद रखिएगा। तो मुवेंद वेलन, तो एक ऐसा वेलन, एक ऐसा किसान जो 3 राजाओं को अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं देता है, तो उसको हम मुवेंद वेलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और उपाधि दी जाती थी अरियार। अरियार का मतलब होता है चीफ, यानी कि प्रधान। तो ये 2 उपाधियों के नाम यहाँ पर चर्चा में लिए गए हैं, मोवेंद वेलन और अरियार। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मोवेंद वेलन तो ऐसे ही लिख देगा, यूं ही लिख के आ जाएगा मोवेंद वेलन तो, और प्रीलिम्स में नहीं बन सकता। प्रीलिम्स में भी बन सकता है कि मोवेंद वेलन इज रिलेटेड टू हाउ मेनी किंग्स, यानी कि मोवेंद वेलन शब्द का तात्पर्य कितने राजाओं से है, 2 3 4 5 बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी 3 राजाओं, तो वो सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसा, तो ये बहुत गजब बनाता है यार, यहाँ से गजब लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। और पूरा चोल जो इन्होंने पकड़ा है इस चैप्टर में, नेक्स्ट लेवल यार, बहुत खूबसूरती से समझा है, लिटरली मान के चलो आप। ये क्या इसमें पेज हो गया, बहुत ब्यूटीफुली जो है इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन है यार। उसके बाद बात करते हैं कि भूमि के प्रकार। देखो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा चैप्टर है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। भूमि के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी कि जो चोल अभिलेख हैं वो भूमि की विभिन्न कोटियों का वहां पर जो है उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेख मतलब चोलों ने जितने भी इंस्क्रिप्शंस करवाए हैं, जितने भी अभिलेख करवाए हैं, तो वहां से हमको पता चलता है कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसकी विभिन्न प्रकार जो है उन्होंने बनाए हुए थे। जैसे कि एक क्या बनाया हुआ है उन्होंने, वेलन वगाई। क्या बनाया हुआ है, वेलन
वेलन वगाई। वेलन वगाई का मतलब क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। यानी कि वेलन वगाई उस जमीन को कहा जाएगा जिसका मालिक एक नॉन ब्राह्मण है, यानी कि वो ब्राह्मण मालिक नहीं है, वो व्यक्ति एक नॉन ब्राह्मण है, तो उसकी जमीन को वेलन वगाई कहेंगे। फिर एक है ब्रह्मदेह। तो ब्रह्मदेह से तो समझ में आ रहा है कि उस जमीन को ब्रह्मदेह कहते थे ये लोग, जिसे जिसे चोल राजा ब्राह्मणों को उपहार में दे देते थे। फिर एक होता था शाला भोग। अब शाला भोग क्या है उसको भी देखते हैं। शाला भोग उस जमीन को हम अब देखो, शाला पाठशाला है ना, तो शाला भोग हम उस जमीन को कहते थे जो बेसिकली चोल राजा स्कूल बनवाने के लिए दिया करते थे, उसको, उस जमीन को शाला भोग कहते थे। फिर एक होती थी देवदान या फिर तिरून मट्टकन्नी। तिरून मट्टकन्नी, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते थे, देवों को दान कर दिया, तो मंदिर, किसी भी मंदिर को उपहार में जो भूमि दे दी उसको देवदान कह देते थे उस भूमि को, या फिर तिरून मट्टकनी कह देते थे। उसके बाद पल्ली चचंदम। पल्ली चचंदम, तो पल्ली चचंदम क्या है भैया? पल्ली चचंदम क्या है? तो पल्ली चचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। मतलब उस जमाने में जो जैन इंस्टीट्यूशंस थे, जो जैन संस्थान थे, तो उनको रहने के लिए या कामकाज करने के लिए, तो जैन संस्थानों को जो भूमि दान में देते थे उसको पल्ली चचंदनम के नाम से जानते थे। क्या बात है यार, मतलब मजा आ गया लिटरली। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमने पॉलिटी की पढ़ी हो, चाहे वो हमने साइंस की पढ़ी हो, चाहे वो हमने ज्योग्राफी की पढ़ी हो, मतलब क्या तो कहने हैं जी, मजा आ गया लिटरली। और 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी ने भी बिल्कुल निराश नहीं किया। बड़े बड़े तो इसके पहली बात तो बड़े बड़े इसके चैप्टर हैं, और इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो मतलब हम लोग भी जब स्टैंडर्ड नोट्स प्रिपेयर करते हैं कि ओवरऑल किसी व्यक्ति को हिस्ट्री पढ़ानी है तो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का नोट्स बनाते हैं, तो इतनी डिटेलिंग तो वहां पर भी मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर कम से कम में ज्यादा कंटेंट देना पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी को यार सलाम है लिटरली, क्या तो लेवल ऑफ डिटेलिंग होती है इसमें। और व्यक्ति जब एनसीईआरटी को स्किप करता है तो अनडाउटेडली उसका बहुत नुकसान होता है यार, लिटरली मैं अब समझ पा रहा हूं इस चीज को। क्या कहते हैं? वी हैव सीन दैट ब्राह्मण ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेह। यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा टेबल में, कि ब्राह्मणों को समय समय पर जो भूमि दान में मिलती थी उसको ब्रह्मदेह जो है कहा जाता था। As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the कावेरी वैली। और यही कारण था कि कई सारे ब्राह्मण लोगों के घर बनने लगे कावेरी घाटी में, बिकॉज ब्राह्मणों को बहुत सारा दान मिलता था जमीनों का राजाओं के द्वारा, तो बहुत सारे ब्राह्मणों के बसावट हो गई पूरी कावेरी घाटी के अंदर, है ना। अच्छा, कावेरी घाटी क्यों बोला? क्योंकि जब शुरू में विजयालय नाम का व्यक्ति था, तो उस विजयालय नाम के व्यक्ति ने कावेरी डेल्टा को ही तो लिया था, वहीं पर तो तंजावुर बसाया था। तो चाहे तंजावुर बोलो या कावेरी घाटी बोलो, तो कावेरी घाटी उल्टा ज्यादा बड़ा शब्द है, ठीक है। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। क्या कहते हैं कि जो भी प्रत्येक ब्रह्मदेव होता था, मतलब जो भी ब्राह्मणों को जमीन जो है उपहार में दी जाती थी, तो उस जमीन की देख रेख भी की जाती थी। एक सभा बनाई गई थी और उस सभा में सारे वो ब्राह्मण थे जो किसी ना किसी जमीनों के मालिक थे। तो ब्राह्मण जमीन मालिकों की एक सभा बनाई थी, एक असेंबली बनाई थी, और ये सभा उन जमीनों का देखरेख करती थी जो ब्रह्मदेव के नाम पर ब्राह्मणों को उपहार में राजा देता था। दीज असेंबलीज वर्क एफिशिएंटली, और ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक जो है काम किया करती थी, है ना। ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि उस जमाने में जो व्यापारी होते थे, चोलों के टाइम पर जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, तो व्यापारियों के पूरे एसोसिएशन को, पूरे संघ को क्या कहते थे? नगरम। व्यापारियों के संघ को, है ना, ट्रेडर्स के एसोसिएशंस को क्या कहा जाता था?
तो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस को जो है दोस्तों नगरम कहा जाता था। ओके, तो इस चीज को जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मजेदार है। तो ये आपसे बिल्कुल 3 मार्क्स में बन सकता है कि नगरम क्या है। तो व्यक्ति सोचेगा नगरम मतलब नगर से कुछ संबंधित है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये व्यापारियों का पूरा एक एसोसिएशन है, पूरा एक संघ है, उसको चोलों के टाइम पे नगरम कहा जा रहा है। आगे हम देखें, तो आगे हमको और बातें समझ में आएंगी। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम एक मिनट रुक जाइए। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरा मेरूर, उत्तरा मेरूर नहीं है, उत्तर मेरूर। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। क्या कहा गया कि तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है चिंगलपुट। अब उस चिंगलपुट नाम की जगह पर चिंगलपुट नाम का जो जिला है वहां पर एक जगह है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। तो इस उत्तर मेरूर में से कुछ हमको इंस्क्रिप्शंस, कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें हमको यह बताया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे हुआ था। मतलब ब्राह्मणों की जो सभा बनाई गई थी ना, जो ब्रह्मदेव जमीन पर नजर वगैरह रखती थी, तो वो बेसिकली उसको कैसे बनाया गया था। तो देखते हैं कैसा उसका पूरा स्ट्रक्चर था। तो जो सभा थी, वो सभा के अंदर काफी सारी कमिटियां थी, काफी सारी समितियां थी जो कि अलग अलग काम पे फोकस करती थी। कुछ जमीनों के सिंचाई के काम, इरिगेशन को देखती थी, कुछ वहां के बागीचों को, गार्डन को देखती थी, कुछ वहां के मंदिरों को देखती थी। ठीक है, ओके। और उस पूरी कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते थे, है ना, उन सभी लोगों के नाम पाम लीफ पे लिखे जाते थे, यानी कि ताल पत्र पर जो है लिखे जाते थे। और फिर उसके बाद ये सारे के सारे जो पत्तियां होती थी ना, पाम की जो पत्तियां होती थी जिनके ऊपर जो है नाम लिखे गए हैं, है ना, तो मतलब बेसिकली चिट सिस्टम समझ लो इसको, कि आज के टाइम पे एक मटका है, उस मटके में चिट डाल दी है और उस चिटों में उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो बेसिकली उस कमिटी के मेंबर बन सकते हैं, एलिजिबल हैं, बन सकते हैं। फिर एक एक करके चिट जो है उठाई जाती है। एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता है कि बेटा ये ले, तेरा ये मटका है, ये मिट्टी का मटका है, इसमें ये पाम की पत्तियां पड़ी हुई हैं जिस पे नाम लिखे हुए हैं लोगों के, और मतलब जो लोग भी एलिजिबल लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो वो एक बच्चा जो है उसमें से एक एक करके उठाता जाता था और फिर उन्हीं लोग जिनकी पर्चियां आती जाती थी उनको सेलेक्ट करते जाते थे। और इस तरीके से जो है पूरी कमेटी के अंदर कौन कौन लोग बैठेगा उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो मतलब चिट सिलेक्शन, आप समझो चिट सिस्टम चलता था, तब भी चलता था चिट सिस्टम, बस पेपर की जगह पाम के पत्तों की छोटी छोटी पत्तियां जो है यूज होती थी। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद हाँ, अब उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, डिटेलिंग देखो यार, आप डिटेलिंग देखो कि उत्तर मेरूर याद आ गया। उत्तर मेरूर एक जगह थी, कौन से जिले में, चिंगलपुट। और चिंगलपुट जिला कहाँ था, तमिलनाडु में। तो उत्तर मेरूर से जो अभिलेख मिला है, उत्तर मेरूर से जो इंस्क्रिप्शन मिला है, वो क्या बताता है कि सभा की सदस्यता किसको मिल सकती है, कि ब्राह्मणों की जो सभा बन रही है, जो ब्रह्मदेव जमीन पर नजर रखेगी, उसकी निगरानी रखेगी, उसका कामकाज संभालेगी, तो ये सभा के अंदर कौन कौन आ सकता है। तो देखो, उस सभा के अंदर वो लोग आएंगे जो भूमि के स्वामी होने चाहिए। मतलब उस सभा में केवल वही व्यक्ति एलिजिबल है जिसके पास खुद की अपनी जमीन होनी चाहिए, और उस जमीन से रेवेन्यू वसूला जाना चाहिए, यानी कि टैक्स लेने वाली जमीन हो। ऐसी नहीं कि जमीन ऐसी है जिस पर टैक्स नहीं वसूलते, तो जमीन के मालिक भी होने चाहिए और उस जमीन से आपको टैक्स भी प्राप्ति होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। सभा के जो मेंबर बनेंगे उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनके पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनके पास प्रशासनिक जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, और अगर पिछले 3 सालों में कोई व्यक्ति पहले से सभा का सदस्य रह चुका है
तो फिर वो इसका वापस से मतलब रीअपॉइंटमेंट वापस से नहीं हो सकता, ठीक है ना, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। और उसी के साथ साथ जिस भी व्यक्ति ने अपने सारे खातों को सामने पेश नहीं किया है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस कमेटी में। गजब, आप देखो यार, बिल्कुल आज के टाइम के जैसे इलेक्शंस होते हैं, अपनी सारी संपत्ति वगैरह डिस्क्लोज करनी पड़ती है चुनाव लड़ने से पहले, बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही कर रखा है कि नहीं? बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है यार, मतलब अनबिलीवेबल, व्हाट अ सुपर्ब कंटेंट। जब आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो, आप इन डिब्बों को स्किप कर दो, आप बोले नहीं ये तो डिब्बे हैं इनको स्किप कर दो, डिब्बे में तो ऐसी फालतू की बात लिखी होती है एनसीईआरटी में, ये डिब्बे के अंदर कोई काम नहीं होता। अरे भाई, आप सब छोड़ दोगे इसमें मोटा मोटा है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी इंस्क्रिप्शन, जितने भी अभिलेख हैं, उसमें बड़े बड़े राजाओं की और शक्तिशाली पुरुषों की बात होती है, लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि वहां पर जो साधारण मर्द थे, जो नॉर्मल पुरुष थे और जो औरतें थीं, उनका जीवन कैसा होता था चोलों के राज्य में। तो 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूरणम से एक उदाहरण मिलता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 12th सेंचुरी का एक तमिल कृति है। तमिल कृति बोले तो तमिल वर्क, मतलब कुछ लिखावट है 12वीं शताब्दी की, और उस लिखावट का नाम क्या है, उस तमिल वर्क का, उसको किताब मान लो चलो एक। तो 12वीं शताब्दी की ये जो किताब है जो कि तमिल में लिखी गई है, इस किताब का नाम क्या है? पेरिया पूरणम। तो ये भी आपका 3 मार्क्स में प्रश्न बन सकता है मेंस के अंदर, बहुत शानदार एमपीपीएससी में, कि पेरिया पुराणम क्या है? तो पेरिया पुराणम एक बेसिकली 12वीं शताब्दी का एक तमिल किताब है जिसमें बेसिकली ये जानकारी लिखी है कि उस जमाने के चोल साम्राज्य में जो साधारण पुरुष होते थे और जो औरतें होती थी उनका जीवन कैसा होता था, है ना। तो यहाँ पर अब उनका जीवन कैसा होता था, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको, क्योंकि इसमें पूरी एक स्टोरी टाइप की सी बताई हुई है, तो ये आपकी डेफिनेटली बिल्कुल काम की नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं बन सकता। तो ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था कि जो ब्राह्मणों की सभा बनती थी और उस सभा में जो कौन कौन सा व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी योग्यता क्या होगी, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। और जब आपने ये पूरा चैप्टर आराम से अच्छे से आप कर चुके होंगे तो बहुत ही इजीली आप इन सभी प्रश्नों का जवाब भी कर पाएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको वापस से बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छा हमेशा की तरह लगा हो। और आज हमारा 1 आवर का सेशन भी पूरा हो गया। और आप देखिए क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में हमको 2 लेक्चर लगे पूरा इसको कंप्लीट करने में। 2 घंटे का हमने इसमें जो है समय दिया है। और अब जब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा तो हम जो है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी क्रम में हमारी 7th क्लास की बस ये जो आखिरी किताब बची है हिस्ट्री की, ये भी जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।